इस तरह हमने अब तक इस चैप्टर में ये डिस्कस किया कि जब तक ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। कहने का मतलब साउंड प्रोड्यूस होने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कब क्रिएट होगी? जब ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगा। तो यहां पर हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेंज ऑफ हियरिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से नॉन पैरामीटर्स है, फ्रीक्वेंसी रेंज हैं जिनको हम सुन सकते हैं, या ऐसे कौन से फ्रीक्वेंसीज हैं जिनका यूज एनिमल्स या इंसेक्ट या ह्यूमन बीइंग अपने नॉर्मल कम्युनिकेशन की भाषा में यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी रेंज को साइंटिस्ट ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है? ऑडिबल वेव्स या साउंड वेव इसको हम बोलते हैं। ऑडिबल का मतलब क्या हो? जिसको हम सुन सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, या आप अपने पेरेंट्स की बात सुन रहे हैं, या आप कोई स्पीच सुन रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं उसकी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब क्या हुआ? 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो यहां पर हमने एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन मतलब कहां यूज होता है? हियरिंग या सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हियरिंग मतलब कौन सुन सकता है इसको, और सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसी कहां से क्रिएट होती है या कहां से जनरेट होती है या कौन प्रोड्यूस करता है। तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ह्यूमन बीइंग के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आपको यह आंसर लिखना है कि ह्यूमन बीइंग के लिए 20 टू 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज है। अगर हम अप टू 25 किलो हर्ट्ज रेंज की बात करें तो यहां पर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स, सम एनिमल्स लाइक डॉग, मतलब अगर चिल्ड्रेन 5 ईयर से कम जिनकी एज है वो 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। यहां अप टू लिखा है हमने। अप टू का मतलब होता है ये मैक्सिमम, इसके बिलो की सारी फ्रीक्वेंसी को वो आसानी से सुन सकते हैं। और लाइक डॉग का भी आपने देखा होगा, डॉग अगर नींद में भी है तो आप देखते हो वो तुरंत अचानक में उठ जाता है। कैसे उठ जाता है? उसको वो सेंसेशन फील हो जाती है। यही कारण है पीपल्स घरों में डॉग को रखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड कैटेगरी की अगर बात की जाए तो सेकेंड है इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है बिलो 20 हर्ट्ज। बिलो का सिंबल इस तरह होता है जिसको हम लेस देन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब 20 हर्ट्ज से भी अगर लेस कोई फ्रीक्वेंसी रेंज है तो उसको आप अल्ट्रासोनिक की कैटेगरी में रखेंगे। इसके एप्लीकेशन देखिए, टू हियर वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम या विंग्स ऑफ बीज। पेंडुलम आपको मालूम है, पेंडुलम वाइब्रेट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली हम नहीं सुन सकते। सेकेंड क्या है? विंग्स ऑफ बी। बी का मतलब होता है मधुमक्खी, उसके विंग्स जो होते हैं, विंग्स की हेल्प से ही जो भी बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो फ्लाई करते हैं या उड़ते हैं। तो यहां पर उनके विंग्स की आवाज जो आती है वो भी हम नॉर्मली तभी सुन पाएंगे जब पूरा रूम जहां पर हम स्टडी कर रहे हो या हम किसी सिंगल प्लेस पर बैठे हो जहां पर कोई नॉइज ना हो, तब हम वो बी के विंग्स को हम रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसकी साउंड को हम सुन सकते हैं। तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो क्या होती है? इंफ्रासाउंड रेंज। इंफ्रासाउंड का मतलब फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है। क्लियर है? नेक्स्ट एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन बिटवीन राइनासोर्स, और वहां पर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज की यूज की जाती है। राइनासोर्स एनिमल का नाम है। अगर 2 राइनासोर्स या 10 राइनासोर्स आपने देखा होगा वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो साउंड ह्यूमन नहीं समझ सकता, ह्यूमन उसको रियलाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज काफी वीक होती है और वो 5 हर्ट्ज के आसपास होती है। तो राइनासोर एनिमल का नाम है। तो राइनासोर्स आपस में जो बातचीत करते हैं, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, वैसे एनिमल भी आपस में बातचीत करते हैं। तो राइनासोर्स आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वहां पर इस फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। और लेस देन 20 हर्ट्ज मतलब 5 हर्ट्ज। देखिए 5 जो है 20 से कम है, तो यहां पर राइनासोर्स 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हेल्स एंड एलिफेंट। व्हेल क्या है? व्हेल इज द कैटेगरी ऑफ ए फिश। आपने देखा होगा या नहीं देखा हो तो मूवी में देखा होगा। व्हेल, लार्ज फिश को ही व्हेल कहते हैं। तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हेल एंड एलिफेंट तो आपको सबको मालूम है। तो एलिफेंट और व्हेल जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज। ये भी हम सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी 20 से अबव है, 20 से अबव है, और यहां पर 20 से बिलो है। इसलिए एलिफेंट
और वेल की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो हम नहीं सुन सकते। क्लियर है? और ये फ्रीक्वेंसी वेल और एलिफेंट से ही प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ सम एनिमल्स बिफोर अर्थक्वेक। डिस्टर्बेंस ऑफ सम एनिमल्स बिफोर अर्थक्वेक। आपने देखा होगा या टीवी पे सुना होगा या न्यूज़पेपर में कभी कभी आता है, अगर कहीं पर भूकंप आता है, भूकंप का मतलब क्या हुआ? अर्थक्वेक। कहीं अर्थक्वेक आने वाला होता है तो सम एनिमल्स मतलब लाइक ए मंकी, लाइक ए सम बर्ड्स, ये क्या है, पहले से डिस्टर्ब हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, अरे क्या हुआ, लोग घबरा जाते हैं, है ना। तो बाद में पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला और आता भी है। सुनामी आई थी तो वहां पर भी ये प्रोसेस हुई थी, वहां के एनिमल्स सब जो है इधर उधर डिस्टर्ब होने लगे थे। तो कहने का मतलब उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को पिकअप कर लिया था। लेस देन 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भी वो पिकअप कर लेते हैं। अगर कहीं अर्थक्वेक या कहीं सुनामी आने वाली रहती है तो सुनामी आएगी या अर्थक्वेक आएगा तो उससे पहले जो मेन शॉक वेव होते हैं, मतलब काफी जो शॉक्स आपको फील होते हैं, शॉक्स तो बाद में फील होंगे लेकिन शॉक, उसको मेन शॉक यहां पर नाम दिया है ना। तो मेन शॉक जो आती है उससे जस्ट पहले सेंसेशन फील होता है, उसको हम यहां पर एक अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस इंफ्रासाउंड बिफोर मेन शॉक। मतलब जो सेंसेशन फील हुआ, लाइट सेंसेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी काफी लो थी, उस फ्रीक्वेंसी को जो मंकी है, जो सम बर्ड्स हैं, सम एनिमल्स है, वो उसको जज कर लेते हैं, वो उसको पिकअप कर लेते हैं। वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो होती है। मतलब अर्थक्वेक में जो मेन शॉक्स आते हैं उससे जस्ट पहले एक फ्रीक्वेंसी रेंज क्रिएट होती है। उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेंज की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। इसको ह्यूमन कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स को ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट नहीं करती। इस वेव को आप थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर सकते हैं, या मोस्टली नहीं हम कर पाते। ओके, जैसे एलिफेंट के साउंड हमें सुनाई तो देती है लेकिन समझ में नहीं आती, कभी कभी क्या होता है हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। तो लेकिन जो अल्ट्रासाउंड की रेंज है, इसको तो ह्यूमन बॉडी पॉसिबल ही नहीं कि वो सुन सके, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज काफी हाई होती है। देखिए मैक्सिमम लिमिट ह्यूमन की कितनी है? 20 किलो हर्ट्ज। यहाँ अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो अबव द 20 किलो हर्ट्ज है, ग्रेटर देन दी 20,000 हर्ट्ज। जब हमारी रेंज से बाहर है, तो हम उसको ऑब्वियसली सुन नहीं सकते, ह्यूमन बॉडी सुन नहीं सकता उसको। ये ह्यूमन बॉडी के लिए ऑडिबल रेंज नहीं है, वही हमने यहां पर लिखा, ह्यूमन कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स। क्लियर है? अगर सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डॉल्फिन सबको मालूम है, बैट्स ये भी मालूम है, पोर्पोइसेस नहीं मालूम होगा। पोर्पोइसेस क्या होता है? जैसे वेल, आपको मालूम होगा बायोलॉजी में हर चीज की एक स्पीसीज होती है, सबको एक कैटेगरी में रखा गया है। तो पोर्पोइसेस एक कैटेगरी है जहां पर व्हील शेप के जो भी एनिमल्स होते हैं, सी में जो भी एनिमल्स होते हैं लाइक व्हील, उनका जो सामने वाला माउथ होता है, उसका जो माउथ का शेप है वो ब्लंट नोज टाइप का होता है। मतलब जो नोज उनकी होती है ऐसे लंबी सी होती है और वो ब्लंट टाइप का होता है। ब्लंट मतलब क्या, वैसे नुकीला नहीं रहता, काफी शार्प नहीं रहता, वो ब्लंट रहता है। समझ गए आप? शार्प का अपोजिट क्या होता है? ब्लंट। जैसे अगर कोई नाइफ ले, नाइफ का एक ब्लंट एज होगा और एक शार्प एज होगा। तो शार्प एज जो नाइफ से जहां से आप फ्रूट या वेजिटेबल्स काटते हैं वो शार्प एज कहा जाएगा, और उसका अपोजिट जो एंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लंट एज। वही हमने यहां पर लिखा है ब्लंट नोज्ड सी मैमल्स। सी मैमल्स का मतलब एक कैटेगरी है जो कि वेल की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के एनिमल्स अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। डॉल्फिन प्रोड्यूस करता है, बैट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये पोर्पोइसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रैट्स ड्यूरिंग प्लेइंग ए गेम। आपने देखा होगा जैसे आप स्टडी कर रहे हैं या खेल रहे हैं या घर पर सो रहे हो, आप अपने रूम पे सो रहे हो, कभी कभी वहां रैट्स की आवाज सुनाई देती है। आपस में रैट्स खेलते रहते हैं या जो भी करते हो, है ना। तो वो रैट्स की जो आपको आवाज सुनाई देती है वो भी क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज काफी हाई होती है। लास्ट है मॉथ्स। मॉथ्स क्या होता है? MOTH। इंसेक्ट इसको हम बोलते हैं, मॉथ्स ऑफ सर्टेन फैमिली। जैसे कि हमने अभी बात किया कि वेल की कैटेगरी में, मतलब वेल की फैमिली में ये भी एक एनिमल आता है।
ठीक है, जो कि वेल से मिलता जुलता है बट वो वेल नहीं होता, फैमिली की बात की जा रही है ना। तो वही यहां पे मोथ्स ऑफ सर्टेन फैमिली, मोथ्स ऑफ सर्टेन फैमिली का मतलब इंसेक्ट फैमिली कैन हियर हाई फ्रीक्वेंसीज स्क्वीज of bats and know when a bat is flying nearby and are able to escape capture। नहीं समझ में आई बात? देखिए, तो मॉथ ऑफ सर्टेन फैमिली का मतलब क्या हुआ? आपको मालूम है कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े एनिमल्स को भी इजीली खा जाते हैं। तो वही यहाँ पर सभी की बात नहीं हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, फैमिली के कुछ मेंबर्स है ना। तो फैमिली का ही एक मेंबर है मॉथ्स। मॉथ्स क्या होता है? इंसेक्ट होता है। वो इंसेक्ट बैट्स को खा जाता है। अब बैट्स कैसे पता चलेगा कि उसके पास बैट्स है? तो बैट्स आपको मालूम है, बैट्स यहां पर देखिए हमने लिखा है, बैट्स अल्ट्रासोनिक रेंज प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जैसे ही बैट से प्रोड्यूस होगी, काफी दूर पर भी बैट्स है, तो यहां पर जो इंसेक्ट है मॉथ्स, उसको ऐसे फीलिंग आ जाती है कि अब ये नजदीक आ रहा, नजदीक आ रहा और नजदीक आ रहा। उसने सेंस कर लिया कि बैट उसके नजदीक आ रहा है ना। तो जैसे ही वो एकदम नियर बाय पहुंचता है, बैट को स्केप कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है। क्लियर है? तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। तो मतलब जो मॉथ्स है, सब इंसेक्ट, वो भी अल्ट्रासोनिक रेंज प्रोड्यूस करते हैं। बैट्स भी प्रोड्यूस करता है, रैट भी प्रोड्यूस करता है, डॉल्फिन भी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह हमने कैटेगरी, फ्रीक्वेंसी रेंज और हियरिंग या सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस किया। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद रखना बहुत इजी है। ओके, और एग्जाम में भी आप कोशिश करिए इसी टेबल के फॉर्म में लिखिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है या अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप तुरंत इसका आंसर लिख सकते हैं। आपका जो आंसर होगा कि अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो अबव दी 20 किलोहर्ट्ज है। इस फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी डिटेक्ट दिस टाइप ऑफ वेव्स। और ये वेव्स कहां से प्रोड्यूस होती हैं, उसका सोर्स यहां पर है। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि इंफ्रासाउंड वेव्स क्या होती है, या इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए वो इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड वेव्स है। ओके, अच्छा, इसके सोर्स के बारे में पूछा जाए तो आप इजीली ये सोर्स दे सकते हैं, 1 2 3 4 या ABCD। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, मतलब ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है ह्यूमन बॉडी के लिए, इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। कहने का मतलब इस वन टेबल से आप कई क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इस टेबल को आपको याद रखना है। ओके, अब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हम हियरिंग एड के बारे में पढ़ेंगे। हियरिंग एड नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हियरिंग एड, हियरिंग एड, AID। एड का मतलब क्या होता है? हेल्प। एड का मतलब क्या होता है? AID। एड का मतलब असिस्टेंट या हेल्प। ठीक है, तो यहां पर असिस्टेंस चाहिए या हेल्प चाहिए, किसके लिए? हियरिंग के लिए। उसको हमने क्या बोला? हियरिंग एड। कहने का मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हियरिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, नॉर्मली क्या होता है, जब एज इंक्रीज होती जाती है, ह्यूमन बॉडी की एज इंक्रीज होती जाती है, आज हम 5 ईयर्स के हैं, कल 10 ईयर के होंगे, परसों जो है 25 ईयर्स के होंगे, फिर नेक्स्ट 30, 40, 60, 70, 80, ऐसे हमारी एज इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी की एज इंक्रीज होती है, हियरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मली, सबकी नहीं, नॉर्मली हियरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होती जाती है। एज इंक्रीज हुई, हियरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एज के साथ ही हियरिंग लॉस हो, मतलब एज इंक्रीज हो रही है तभी हियरिंग लॉस होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि आजकल मोबाइल में हेडफोन जैसे लगाकर लाउड साउंड में गाने हम सुनते हैं या कोई भी गेम्स खेल रहे हैं, तो डायरेक्ट हम हेडफोन लगाकर उसको यूज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम हम अगर हेडफोन लगाएंगे तो हमारी हियरिंग कैपेसिटी भी लॉस होने लगती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एज के साथ ही वो लॉस हो, यंग एज में भी हियरिंग लॉस होती है, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम साइंस का मिसयूज करेंगे। साइंस का मिसयूज का मतलब क्या हुआ? साइंस का मिसयूज मतलब अगर आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर है तो उसको यूज करो, आप उसका मिसयूज नहीं करना है हमें। ओके,
तो देखिए हियरिंग लॉस हुई, तो हियरिंग लॉस को इंक्रीज कैसे करना है, मतलब अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है तो आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, तो आप चाहते हैं कि उसकी आवाज हमें सुनाई दे, हमने एक असिस्टेंट लिया, डिवाइस ली। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बैटरी से ऑपरेटेड होती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से ऑपरेटेड नहीं होती। मतलब ऐसे बोर्ड में हम प्लग ऑन करके उसको नहीं यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे आपकी मोबाइल है, मोबाइल आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बैटरी से ऑपरेटेड होता है, लाइक मोबाइल। आपका मोबाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑपरेट किससे होता है, बैटरी से। अगर बैटरी हटा दो तो मोबाइल ऑन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पीपल्स people who have lost their hearing capacity needs assistance, इसी को हम AID एड भी बोलते हैं, असिस्टेंस ऑफ हियरिंग एड। अब आप पूछेंगे कि हियरिंग एड क्या है, तो हियरिंग एड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या होगा, हियरिंग एड इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहां कई बार हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी लिख देते हैं बाय मिस्टेक, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटेड बाय बैटरीज। क्लियर है, बैटरी में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। कौन सी एनर्जी, बैटरी में केमिकल एनर्जी ऑलरेडी है, उस केमिकल एनर्जी को वो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, वही यहां पर यूज होता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि हियरिंग एड क्या है, तो हियरिंग एड इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटेड बाय दी बैटरीज। ओके, अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, हियरिंग एड की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग एड। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क कैसे करता है वो हम यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस होगा, तो यहां पर एक सोर्स ऑफ साउंड होगा, सोर्स ऑफ साउंड। इसको फॉर ए मोमेंट हम यहां पर कोई ऐसा स्पीकर यहां पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर ऐसे, ये क्या है, स्पीकर है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये सोर्स ऑफ साउंड माइक्रोफोन में जाएगा, यहां पर ये क्या है, माइक्रोफोन। ये क्या है, माइक्रोफोन। ये साउंड यहां से माइक्रोफोन में गया, माइक्रोफोन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर आपको ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दिखेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर में जाएगा। यहां पर क्या होता है, एम्पलीफायर कुछ इस शेप का हम दिखाते हैं। नॉर्मल इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इस तरह की होती है। ये क्या है, एम्पलीफायर। ठीक है, अभी इसके फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। एम्पलीफायर में आया, अब एम्पलीफायर से स्पीकर, यहां पर क्या होता है, स्पीकर। इसको आप स्पीकर एज्यूम करिए, स्पीकर। ठीक है, इस स्पीकर से आपके यहां पर ईयर होता है, यहां पर आपका क्या है, ये ईयर।
ये क्या है, ईयर, EAR। क्लियर है? तो अब देखिए इसका फंक्शन, यहां से साउंड प्रोड्यूस हुई, साउंड क्या है, एनर्जी है। ये साउंड एनर्जी ट्रेवल होगी, माइक्रोफोन पे जाएगी यहां से इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये साउंड का सोर्स कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी हियरिंग लॉस है, आपका पर्सन, आपके सामने कोई पीपल खड़ा हुआ या कोई आपका फ्रेंड है, वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो सोर्स ऑफ साउंड क्या हो गया, आपका फ्रेंड। या आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो सोर्स ऑफ साउंड क्या है, आपके पेरेंट्स की जो आवाज है वही सोर्स ऑफ साउंड है। तो ये सोर्स ऑफ साउंड का हमने यहाँ पर सिंबल बनाया है। यहां से साउंड प्रोड्यूस हुई, माइक्रोफोन में गई। ये माइक्रोफोन कहां पर लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन। अब ये माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एम्पलीफायर, स्पीकर, ये सारे किसके कंपोनेंट हैं, ये इस हियरिंग एड के कंपोनेंट हैं। तो यहां पर जब ये सिग्नल, अब देखिए यहां पर सिग्नल की बात होती है, वेव्स की बात होती है, फ्रीक्वेंसी की बात होती है। साउंड क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक वेव है। तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो माइक्रोफोन में जाएगी। माइक्रोफोन में क्या होता है, माइक्रोफोन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये माइक्रोफोन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो माइक्रोफोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन में ऑपरेट करेगा। जैसा कि आपका मोबाइल है, मोबाइल को जब आप खोलकर देखेंगे, बैटरी हटाकर देखेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ चिप्स लगे होते हैं, स्पॉट्स आपको दिखेंगे। वो सब स्पॉट्स क्या हैं, काफी ब्राइट स्पॉट दिखेंगे, कहीं पर कहीं ब्राइट चिप्स दिखेंगे, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो यहां से इसने सिग्नल को रिसीव किया है, माइक्रोफोन ने साउंड के सिग्नल को रिसीव किया। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसने साउंड को कन्वर्ट कर दिया। माइक्रोफोन ने साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो सिग्नल्स आते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर में जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पर जाएगा, एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर का काम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको एम्पलीफाई कर देता है। नाम से क्लियर है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीफायर। एम्पली वर्ड जो है कॉमन है। तो एम्पलीट्यूड में क्या होता था, जब एम्पलीट्यूड हाई होती थी तो मतलब उसकी लाउडनेस इंक्रीज होती थी, जब एम्पलीट्यूड लो है तो उसकी लाउडनेस लो है। समझ में आई बात। तो एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ, ये लाउडनेस को बढ़ा देता है। इसका फंक्शन हम यहां लिखते हैं, एम्पलीफाई दी, इसका फंक्शन क्या होगा, एम्पलीफाई दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफाई हो गया मतलब उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। हेंस एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर लाउडनेस इंक्रीजेज। समझ में आई बात। तो एम्पलीफायर का वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो, अगर कोई कर्व ऐसा है और एक सेकेंड कर्व ऐसा है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो है ये एम्पलीट्यूड है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर ये एम्पलीट्यूड है, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। तो हमने ये डिस्कस किया था जब लाउडनेस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी लाउडनेस कम होगी। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट है, एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, इसीलिए इसका नाम एम्पलीफायर रखा गया है, ठीक है। तो जब ये एम्पलीफायर ने एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, अब क्या होगा, अब यहां से सिग्नल जो है यहां पर आएगा, ये सिग्नल ट्रांसमिट होकर स्पीकर में गया,
स्पीकर से हमारे ईयर तक ये साउंड पहुंचती है। स्पीकर का वर्क क्या है? स्पीकर इस एम्प्लीफाइड सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। हम बार बार यूज करते हैं, अरे स्पीकर तेज नहीं है, स्पीकर कम है, स्पीकर ठीक नहीं है, स्पीकर खराब हो गया। इसका मतलब जो साउंड आती है वो आपको कहां से आती है? स्पीकर से आती है। साउंड स्पीकर से आती है, मतलब स्पीकर का जो फंक्शन है वो साउंड प्रोड्यूस करना है। तो एम्प्लीफाइड सिग्नल को साउंड सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर इसका वर्क अगर हमें लिखना हो तो स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एम्प्लीफाइड सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट्स एम्प्लीफाइड सिग्नल, एम्प्लीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू किसमें? इनटू साउंड एंड सेंड टू ईयर, सेंड टू ईयर, EAR। समझ में आ गई बात? तो ये जो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग एड्स का है। ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट। यहां पर यहां से और यहां तक जो इक्विपमेंट है, इस पॉइंट से माइक्रोफोन से स्पीकर तक, ये इनबिल्ट होता है हियरिंग एड इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। ये कहां पर इनबिल्ट होता है? यहां पर। ये हियरिंग एड है ना, यहां पर ये इनबिल्ट होता है। यहां पर हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एम्पलीफायर और स्पीकर ये किसके पार्ट है? ये हियरिंग एड्स के पार्ट हैं। और सोर्स ऑफ साउंड आपको मालूम है, ईयर भी आपको मालूम है, ये सब एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। क्लियर है? तो इस तरह अगर एग्जाम में वर्किंग प्रिंसिपल आपसे पूछा जाएगा तो आप इस फ्लो डायग्राम की हेल्प से बहुत इफेक्टिव तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखना है, याद रखिएगा, पॉइंट वाइज। सोर्स ऑफ साउंड, माइक्रोफोन, ऐसे करके आपको पूरा पॉइंट वाइज लिखना है। जो हमने फ्लो डायग्राम से डिस्कस किया, आपको एग्जाम में उसको पॉइंट वाइज लिखना है। ध्यान रखिए, ये फ्लो डायग्राम याद करने में आपको आसानी रहेगी। फ्लो डायग्राम से आपको याद करने में आसानी रहेगी, रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी, और इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। ये सिस्टमेटिक वे है ना? तो इस तरह आपको ये याद रखना है, लेकिन एग्जाम में आपको डिटेल में लिखना है। वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में लिखना है। क्लियर है? ओके। तो इस तरह हमने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस किया था। उसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेस पर यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है ना? तो कहने का मतलब यहां पर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने टेबल ड्रॉ किया था, अगर वो टेबल आप एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे तो आपको इसका आंसर इजिली मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, What is the audible range of average human ear? यहां पर ऑडिबल रेंज की बात हो रही है, तो टेबल का जो फर्स्ट टॉपिक था वो ऑडिबल रेंज के बारे में ही था। तो वहां पर रेंज कितनी थी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो यहां पर जो रेंज आएगा, आंसर इसका आपका क्या जाएगा? आंसर 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ओके, 20, या इसको हम 20 हर्ट्ज टू 21,230 यहां पर हर्ट्ज, ये हमारी ऑडिबल रेंज है। ये एवरेज ह्यूमन के लिए है। ये क्लियर है? अच्छा, वहीं पर हमने सेकेंड टॉपिक जो डिस्कस किया था, इंफ्रासाउंड के बारे में डिस्कस किया था, और लास्ट जो था उस टेबल में वो अल्ट्रासाउंड के बारे में था। तो यहां पर आपसे सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विथ इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड कितनी थी? बिलो 20 हर्ट्ज। कितनी थी? बिलो 20 हर्ट्ज। तो यहां पर जो आपका आंसर है, आंसर बिलो 20 हर्ट्ज। ओके, इसको शॉर्ट में हम लेस देन 20 हर्ट्ज भी लिखते हैं। क्लियर है? आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा बिलो 20 हर्ट्ज। ओके। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की बात करें तो इसका जो आंसर आपका आएगा, उसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी? ग्रेटर देन
20 किलो हर्ट्ज, ओके, या इसको हम 21, 2, 3 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, ये लेस का सिंबल होता है और इसको हम ग्रेटर का सिंबल इस तरह डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेबल को आपको रिमाइंड करना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इस तरह हमने फ्रीक्वेंसी के वेरियस रेंज को डिस्कस किया। तो वहां पर एक अल्ट्रासोनिक रेंज के बारे में भी हमने देखा था। तो अल्ट्रासोनिक रेंज का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वन बाय वन हम उनके एप्लीकेशंस के बारे में, जो मेजर एप्लीकेशंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड है। एप्लीकेशन ऑफ